हेलो एवरीवन, आई एम मनीष आनंद और आप सभी का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लेक्चर नंबर 4 में स्वागत है। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने नोमेनक्लेचर पढ़ लिया था कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए और आज का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नेचर को देखेंगे, साथ साथ उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का क्या हाइब्रिडाइजेशन है उसको देखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो है उसके मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे और साथ साथ स्पिन मल्टीप्लिसिटी के बारे में बात करेंगे। बच्चों बारी बारी से इन सबों के बारे में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग ये जान ले कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए सबसे पहले लाइनस पॉलिंग ने दिया था और उनके कुछ एजम्पशंस हैं, उनके कुछ मान्यता है, उनका कुछ सिद्धांत है। तो सबसे पहले हम उनकी बात कर लेते हैं और फिर बारी बारी से हम लोग सारी बातों के बारे में चर्चा करेंगे। हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लासेस में कि सेंट्रल मेटल एटम और आयन के बीच जो है, सेंट्रल मेटल एटम और आयन और लिगेंड के बीच, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो मैटर है कि आखिरकार ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते कैसे हैं। तो उसी के रिगार्डिंग हमारा एजम्पशन है यहाँ पे, पहला एजम्पशन कि ईच लिगेंड डोनेट्स द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन ड्यू टू विच कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल एटम और आयन। कहा जाता है कि जो भी लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम और आयन के साथ जुड़े हुए होते हैं वह लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम और आयन को देता है, जिस कारण से सेंट्रल मेटल एटम और आयन और लिगेंड के बीच जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फिर दूसरा हमारा एजम्पशन कहता है कि सेंट्रल मेटल एटम और आयन एक्सेप्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो लिगेंड्स अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं उसी इलेक्ट्रॉन पेयर को सेंट्रल मेटल जो होता है, या सेंट्रल मेटल एटम हो या आयन हो, वह उस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने वैकेंट ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करता है। मतलब अपने वैकेंट ऑर्बिटल में लिगेंड द्वारा दिया गया इलेक्ट्रॉन पेयर को वो एक्सेप्ट करता है। फिर कहा जाता है कि जैसा कि हमारे यहाँ कोई मेहमान आते हैं तो हम लोग सारे लोग घर के सारे लोग मिल करके उन मेहमान का स्वागत करते हैं। उसी प्रकार से मैटर है कि अगर इलेक्ट्रॉन पेयर कोई लिगेंड दे रहा है तो लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन पेयर को सेंट्रल मेटल एटम और आयन किस तरीके से अपने ऑर्बिटल में क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो कहा जाता है कि सबसे पहले है ना कि जितने भी वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं और कंबाइन करने के बाद जो है वो अपने ऑर्बिटल को और हाइब्रिडाइज्ड कर लेते हैं पहले के रेस्पेक्ट में। हाइब्रिडाइज्ड करने का मतलब है कि जो ऑर्बिटल पहले होते हैं और सारे ऑर्बिटल के मिलने के बाद एक न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है जो कि पहले से ज़्यादा गुणवत्ता वाला जो है ऑर्बिटल होता है, और तब जाकर के जो है लिगेंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन को सेंट्रल मेटल एटम और आयन जो है अपने वैकेंट ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करता है। जैसे सीधी सी बात है, एक छोटा सा हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझे कि अगर हमारे यहाँ कोई मेहमान आया है तो एक एक करके अगर हम लोग मेहमान नवाजी करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, या सारे लोग मिल कर मेहमान नवाजी करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो कॉमन सी बात है कि सारे लोग मिल करके एक साथ मेहमान नवाजी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा फील होगा मेहमान को। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो देता है लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम और आयन को, तो सेंट्रल मेटल एटम और आयन का जो वैकेंट ऑर्बिटल होता है वो सबसे पहले आपस में कंबाइन करता है, और कंबाइन करने के बाद जो है एक न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। और उसी हाइब्रिड ऑर्बिटल में लिगेंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन को सेंट्रल मेटल एटम और आयन एक्सेप्ट करता है। तो तीसरा हमारा थ्योरी वही है कि वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज गेट हाइब्रिडाइज्ड, देन अ न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल। मतलब जो एक नया सेट ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है आफ्टर द कॉम्बिनेशन ऑफ ओल्ड ऑर्बिटल, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब मैटर है कि जो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन देख रहे हैं, ये हाइब्रिडाइजेशन में किस किस प्रकार के ऑर्बिटल जो है पार्टिसिपेट करते हैं। तो कहा जाता है कि इन हाइब्रिडाइजेशन n-1 into d सबसेल है ना, एंड nd ऑर्बिटल टेक पार्ट। कहने का मतलब है कि n-1d और nd का मतलब क्या है, तो हम जानते हैं कि n जो है नंबर ऑफ सेल को रिप्रेजेंट करता है,
और डी जो है हमारा क्या है, सबसेल है। तो n-1 कहने का मतलब है कि इनर ऑर्बिटल, इनर सेल कहने का मतलब क्या कि ये जो n-1 है हमारा वो अंदर का d ऑर्बिटल होगा, अंदर का, ठीक है। और वही जो है हमारा nd ऑर्बिटल होगा वो आउटर ऑर्बिटल होगा, मतलब कि बाहर का ऑर्बिटल होगा। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन दो तरीके से हो सकता है कि एक तो इनर सेल ऑर्बिटल जो है हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, या आउटर सेल ऑर्बिटल जो है हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। फिर हमारा पांचवा थ्योरी है कि इफ एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन एनी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देन इट विल बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर, व्हाइल इफ देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट देन कंपाउंड विल बी डायमैग्नेटिक इन नेचर। कहने का मतलब है कि कंपाउंड जो होता है उसमें दो प्रकार की बातें हो सकती है कि जो भी इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल में अरेंज होते हैं, भरे हुए होते हैं, वो दो प्रकार से हो सकते हैं। एक कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो, पेयर्ड मतलब जोड़े के रूप में ऑर्बिटल में भरे हुए हो, या हो सकता है कि वो जोड़े के रूप में ना हो, मतलब अनपेयर्ड हो। तो कहा जाता है कि अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर पाया जाता है तो कंपाउंड का जो नेचर होगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो नेचर होगा वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, है ना। वही अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर नहीं पाया जाता है तो हम लोग कहते हैं क्या कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होगा वो डायमैग्नेटिक नेचर का होगा। फिर एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा जो सिक्स्थ थ्योरी है लाइनस पॉलिंग का, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। और इस टॉपिक को, ये जो हमारा थ्योरी है इसको हम लोग जब VBT को एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू तब जाके ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। लेकिन अभी पहले लिखा हुआ क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं ताकि बातें दिमाग में रहेगी तो और बेहतर हम लोगों को समझ में आएगा। कहा जाता है कि लिगेंड जो होता है वो जो दो प्रकार का हो सकता है मुख्यतः, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड और एक वीक लिगेंड। अगर हम लोग कहें तो तीन प्रकार का भी कह सकते हैं, जैसे कि लिगेंड एक बहुत स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो गया, एक एवरेज लिगेंड हो गया और एक जो है वीक लिगेंड हो गया। तो मुख्यतः दो प्रकार के, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक। तो कहा जाता है कि ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड कैन अल्टर द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कोर ऑफ द central metal ion by causing force pairing against Hund's rule of maximum multiplicity, whereas a weak ligand can't alter the configuration of the central metal atom or ion। कहने का मतलब है कि जो हमारा अगर कोई भी सेंट्रल मेटल एटम और आयन है उसके साथ अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड जुड़ा हुआ है तो हुंड्स रूल के अपोजिट, मतलब हुंड्स रूल क्या कहता है कि कोई भी ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरेंगे और आफ्टर दैट पेयरिंग होना स्टार्ट होंगे। तो कहा जाता है कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम और आयन के साथ जुड़ा हुआ है तो वो हुंड्स रूल के अपोजिट जो है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी करना चाहता है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि ये जब तब एक एक करके इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे जब बल्कि इलेक्ट्रॉन जो है पेयर्ड, माने कि एक बार दो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में जो है भरना स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि हुंड्स रूल का क्या करता है, अपोज करता है। और वो चाहेगा, हुंड्स रूल का अपोज करते हुए वो चाहेगा कि वो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को क्या कर ले, गेन कर ले। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को गेन करने का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्बिटल में वो दो इलेक्ट्रॉन को आपस में इकट्ठा भर ले। हाँ, लेकिन वही अगर वीक लिगेंड है तो फिर नॉर्मली वो हुंड्स रूल को सपोर्ट करते हुए हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग जो है इलेक्ट्रॉन का फिलअप करेगा अपने वैकेंट ऑर्बिटल्स में। अब जैसा कि मैंने बात किया कि जब ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होंगे तो एक न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम लोग बोले थे हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो उसके बेसिस पे हम लोग एक चार्ट बना के रखे हैं ताकि हम लोग को समझ में आए कि हाँ कौन कौन सा ऑर्बिटल कब पार्टिसिपेट करेगा, तो किस प्रकार के हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, और जो हमारा एक नया सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा उसका क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा और साथ साथ क्या स्ट्रक्चर होगा। तो कहा जाता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है, CN मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कहने का मतलब है कि 4 लिगेंड जुड़े हुए होंगे उसके साथ, है ना, 4 यूनिडेंटेड लिगेंड जुड़े हुए होंगे। तो कहा जाता है क्या कि हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp3 होगा। अब अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो कौन कौन से ऑर्बिटल जो है आपस में कंबाइन किए होंगे, तो N मीन्स नंबर ऑफ सेल, तो 1 2 कुछ भी हो सकता है, तो S सब सेल, एक px, एक py, एक pz, ठीक है। तो जब ये आपस में कंबाइन किए होंगे तो sp3 का फॉर्मेशन हुआ होगा, है ना। तो स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होगा, टेट्राहेड्रल। यानी कि अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या होगा बच्चों, टेट्राहेड्रल होगा। अब देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ ही एक और तरह का हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है जिसको हम लोग कह रहे हैं DSP2, ठीक है। तो DSP2 है तो निश्चित रूप से इसमें हम लोग कहते हैं क्या कि n-1 इंटू डी सबसेल, यानी कि इनर सेल ऑर्बिटल जो है, इनर सेल डी ऑर्बिटल जो है पार्टिसिपेट कर रहा है हाइब्रिड ऑर्बिटल में, ठीक है ना, हाइब्रिडाइजेशन में।
तो n माइनस वन इंटू डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एन एस प्लस एन पी एक्स प्लस एन पी वाई, और उसका जो स्ट्रक्चर होगा उसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर प्लेनर कहते हैं। ठीक है, तो फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो सकता है बच्चों। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के साथ हम कहते हैं क्या कि हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो सकता है या d2sp3 हो सकता है। ठीक है, तो दोनों केस में हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो ऑक्टाहेड्रल ही होगा। बस यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो कॉम्बिनेशन होगा वो थोड़ा सा सिर्फ चेंज कर जाएगा। इस केस में जो sp3d2 के केस में ns npx npy प्लस npz प्लस ndx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ndz स्क्वायर हो जाएगा। वही d2sp3 के केस में ndx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ndz स्क्वायर प्लस ns प्लस npx प्लस npy प्लस npz। कहने का मतलब है बस d पहले जो है d ऑर्बिटल जो है हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, आफ्टर डैट जो है NS NPX और NPY और NPZ जो है हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ दो प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन, एक sp3d2 एक d2sp3। ठीक है, दोनों केस में हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो ऑक्टाहेड्रल ही आएगा। लेकिन वही अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ जो है दो प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, एक sp3 या d2sp3। तो उस केस में अगर sp3 है तो टेट्राहेड्रल और d2 अगर dsp2 है तो हम लोग कहते हैं क्या कि उसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा जो उसका जो स्ट्रक्चर जो होगा वो स्क्वायर प्लेनर होगा। मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि इन केस ऑफ complex compound there are 4 types of hybridization will be possible. First sp3, second dsp2, थर्ड sp3d2 और फोर्थ d2sp3, है ना। और हम लोग कहेंगे कि अगर 4 प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन तो उससे जो है कुल मिला के 3 प्रकार का स्ट्रक्चर पॉसिबल है। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है मीन्स स्ट्रक्चर जो होगा वो टेट्राहेड्रल होगा, और अगर dsp2 है तो हम लोग कहेंगे कि स्ट्रक्चर जो होगा उसका वो स्क्वायर प्लेनर होगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो ऑक्टाहेड्रल होगा, और अगर हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 है तो उसका स्ट्रक्चर जो होगा वो ऑक्टाहेड्रल ही होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने थ्योरी को तो देख लिया है, और ये भी हम लोग पता कर चुके हैं कि किस किस प्रकार के जो है हाइब्रिडाइजेशन कितने कोऑर्डिनेशन के साथ कैसा कैसा हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है और उसका स्ट्रक्चर क्या है। अब हम लोग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टर्म पढ़ेंगे बिफोर एक्सप्लेनिंग अबाउट द इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, है ना। तो हम लोग एक नया टर्म हम लोग पढ़ लेते हैं जिसका नाम है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। नाउ वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है। कहा जाता है कि इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ के बेसिस पे लिगेंड्स को एक सीरीज में अरेंज किया गया है, एक ऑर्डर में अरेंज किया गया है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मीन्स देखिए यहाँ बच्चों लिखा हुआ है लिगेंड्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ विच इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। कहने का मतलब है कि इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ, कहने का मतलब है कि जो हम लोगों ने पढ़ा है एक पेयर्ड अप कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो है होल्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को अपोज करते हुए जो है इलेक्ट्रॉन पेयर को सबसे पहले इनर शेल ऑर्बिटल में मतलब पेयर्ड करता है, तो उस बेसिस पे हम लोग स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को जो है बनाते हैं। तो कहा जाता है कि सबसे इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ सबसे कम होता है I माइनस का, और फिर धीरे धीरे इस तरीके से जो है कहा जाता है कि इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ किसी भी लिगेंड का बढ़ता है। और जितना हम लोग कहते हैं कि जितना ज़्यादा इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ होगा किसी भी लिगेंड का वो उतना ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि सबसे वीक लिगेंड जो है वो I माइनस है ना, और वही सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो है हमारा क्या है कार्बोनिल यानी कि CO है। तो इस तरीके से हम लोगों को ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बच्चों बहुत ही तरीके से याद रखना पड़ेगा, और आफ्टर डैट जो है हम लोग बेहतर तरीके से VBT को एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर हम लोग छोटा सा 2 पॉइंट देख लेते हैं। कहा जाता है क्या कि अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है, एक और टर्म यहाँ पे छूट गया बच्चों कि अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 रहे या sp3 रहे, ठीक है, तो वैसा जो कॉम्प्लेक्स बनता है ना, वैसा जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको हम लोग कहते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि हमारे यहाँ जो d ऑर्बिटल है वो आउटर d ऑर्बिटल है, इनर d ऑर्बिटल नहीं है। तो अगर आउटर d ऑर्बिटल अगर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है तो हम लोग वैसे कॉम्प्लेक्स को बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या है कैसे है एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करेंगे, सारी बातें समझ में आ जाएगी। कहा जाता है फिर कि इफ हाइब्रिडाइजेशन विल बी dsp2 और d2sp3 देन कॉम्प्लेक्स विल बी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर सबसे पहले d ऑर्बिटल जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन में, है ना। तो इनर d ऑर्बिटल है हमारा ये, तो यहाँ पर हमारा जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे।
फिर हम लोग कहते हैं क्या कि सबसे इम्पोर्टेंट रूप से जो है हम लोग यहाँ पे VBT के अकॉर्डिंग किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए हम लोग 4 इंपॉर्टेंट टर्म को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारा है हाइब्रिडाइजेशन, आफ्टर दैट जो है मैग्नेटिक मोमेंट है, फिर है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, और फिर हम लोग बात करते हैं नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। हाँ तो बच्चों हम लोग अब जितने भी थ्योरीज को हम लोगों ने देखा है VBT का, अब उन सारे थ्योरीज के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि NiCl4 जो हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसमें किस तरीके से हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हर एक पॉइंट को हम लोग अप्लाई करते हैं। और फाइनली हम लोग ये देखेंगे इंपॉर्टेंट टर्म जो हम लोगों ने बात किया है कि इंपॉर्टेंट टर्म जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन है, मैग्नेटिक मोमेंट है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी है, नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, किस प्रकार से इन सारी बातों के बारे में हम जानकारी इकट्ठा करेंगे, हम लोग इसके बारे में बातचीत करते हैं। और ध्यान से देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा, बहुत आसान टॉपिक है ना, और पूरा समझ में आने वाला है, उसके लिए आपको एकदम निश्चिंत रहना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है NiCl4 ठीक है ना, तो ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स आयन है। मैंने पूरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं लिखा है, इसलिए नहीं लिखा है बच्चों क्योंकि जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं क्या कि हम लोग का जो बॉन्डिंग नेचर जो हम लोग पता करने का प्रयास कर रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सेंट्रल मेटल एटम और आयन और लिगेंड के बीच, है ना, मतलब सेंट्रल मेटल एटम हो या आयन हो और लिगेंड के बीच जो बॉन्डिंग हो रही है उसके बारे में लोग बात कर रहे हैं। और उस बॉन्डिंग के बेसिस पे मैग्नेटिक मोमेंट को डिस्कस करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करेंगे, स्पिन मल्टीप्लिसिटी को डिस्कस करेंगे और नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को डिस्कस करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो भी एटम्स होंगे उसका कोई यूज नहीं है इसमें, इसलिए हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो हमारे काउंटर आयंस होते हैं उसको हम यहाँ पर दिखाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग VBT के हर एक पॉइंट को बारी बारी से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो बच्चे आप ध्यान से देखेंगे, बहुत ही आसान टॉपिक है। सबसे पहला काम हमारा होगा क्या कि ये जो हमारा सेंट्रल एटम है निकेल, इसका हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लें। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकेल क्या आ जाएगा, ऑर्गन के लिए, यानी कि क्या हम ऑर्गन लिखने का मतलब क्या है बच्चों की 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया है ना, यानी कि ऑर्गन 3p6 होता है, इसका मतलब स्टार्ट होगा कहाँ से 4s2 से, और फिर आफ्टर डैट 3d। अगर हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग निकल का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सबसे पहले हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं ताकि आगे की प्रॉब्लम जो है आसानी से जो है उसका समाधान हो सके। तो चलिए देखते हैं हम लोग निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ऑर्गन 4s2 और 3d। अब सोचना है हमको क्या कि इसका जो है एटॉमिक नंबर कितना है, तो हम जानते हैं कि निकल का जो है एटॉमिक नंबर 28 होता है, तो 3d 8 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल का बात करते हैं तो जो हम जानते हैं कि इसका निकालना होता है उसको x मानते हैं, प्लस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, तो इंटू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ क्लोरीन जो है 4 है। फिर हम लोग कहते हैं क्या कि अगर कोई भी हमारा कंपाउंड ऐसा है जिस पर कोई चार्ज नहीं है, तो जो सारे का ऑक्सीडेशन नंबर को जोड़ के हम लोग 0 के बराबर करते हैं, लेकिन वही अगर कोई चार्ज होगा तो चार्ज के बराबर करते हैं, तो इक्वल्स टू, तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो +2 होगा। आप ध्यान से देख सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा बच्चों +2 आएगा। अब हम लोग बात करते हैं क्या अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इसका मतलब जो है निश्चित रूप से तो निकल जो है कैसा कॉम्प्लेक्स बना सकता है, Na2+ आयन बना सकता है, क्योंकि जितना ऑक्सीडेशन स्टेट होता है चार्ज भी उतना ही होता है, आपको मालूम होना चाहिए। तो हम लोग बात करते हैं क्या कि लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Na2+। तो बच्चों ध्यान से देखिए, अगर कॉन्फ़िगरेशन में लिखने जाते हैं तो क्या होगा, ऑर्गन देखिए हमारा चौथा सेल ये है, तो इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा तो कहाँ से निकलेगा 4s में से निकलेगा, तो क्या आ जाएगा 4s0, और क्या लिख सकते हैं हम लोग 3d8। अगर इसको हम लोग ऑर्बिटल डायग्राम बना के देखने का प्रयास करें तो देखिए ऑर्गन के लिए, तो सबसे पहली बात हम लोग इनर सेल ऑर्बिटल काम नहीं करते, हमेशा हम लोग 4s और 3d का काम करेंगे। तो 4s है तो एक ऑर्बिटल होगा बच्चों 4s में, और 3d है तो हम जानते हैं कि d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है।
और 4s0 3d8, अब 4s अगर चौथा सेल है तो उसमें 4p भी होगा हमारा, ठीक है, लेकिन 4p जो होगा वो क्या होगा, वैकेंट होगा कम्प्लीटली, मतलब उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, ये 4p हमारा पूरा का पूरा वैकेंट होगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि ये हमारा 4s, ये हमारा 3d और ये हमारा क्या हो जाएगा 4p, लेकिन 4p का भी फिलहाल कोई यूज हम लोगों का नहीं है। अब यहाँ पर 4s में तो एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, लेकिन 3d की बात करेंगे तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे बच्चों, 8, कुछ इस तरीके से। फिलहाल अभी अकॉर्डिंग टू होन्स रूल हम लोग इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर दिए हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्या कि ये जो लिगेंड आया, तो लिगेंड क्या करेगा, ये जो हमारा लिगेंड है Cl, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को देगा, कहाँ देगा बच्चा लोग, निकेल के वैकेंट ऑर्बिटल्स में। लेकिन देने से पहले हम लोग एक बात कंसिडर करेंगे क्या, कि जो हमारा लिगेंड है वो स्ट्रांग है या वीक है। अगर वीक लिगेंड होगा तो वो होन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का अपोज नहीं करेगा, अगर स्ट्रांग लिगेंड होगा तो वो होन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का अपोज करेगा। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि क्लोरीन जो है हमारा वो एक वीक लिगेंड है, तो वो निश्चित रूप से हम लोग कहेंगे क्या कि होन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को वो अपोज नहीं कर पाएगा। तो हम लोग कहेंगे कि लिगेंड जो है क्या है हमारा 4 है, तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा बच्चों वो कितने के बराबर आएगा, 4 के बराबर आएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितने के बराबर आएगा, 4 के बराबर आएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर ये हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है, ये हमारा वीक लिगेंड है, तो ये इस मैक्सिमम हम लोग क्या कहें कि होन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को ये अपोज नहीं करेगा। तो ये जो लिगेंड द्वारा दिया गया इलेक्ट्रॉन है, जो जो वैकेंट ऑर्बिटल है वहाँ वहाँ इलेक्ट्रॉन्स को देगा। तो इसको हम लोग थोड़ा सा और सजा के लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 3D सबसेल्स को अंदर दे देते हैं, ठीक है। फिर हमारा 4s और फिर क्या है 4p, ये 3D, ये 4s और ये 4p। अब बच्चों ध्यान से देखिए, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर हमारा 4s और 4p खाली है ना, 4s और 4p खाली है। और एक लिगेंड के द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे बच्चों, 2। एक क्लोरीन से कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2। तो हम लोग जानते हैं कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 2। तो अगर 4 लिगेंड है यानी कुल मिला के 8 इलेक्ट्रॉन्स आएगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 4 ऑर्बिटल भी तो खाली होने चाहिए। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 4s तो हमारा पूरा का पूरा खाली है ही, यानी कि जो हमारे लिगेंड द्वारा दिया गया इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग डॉट साइन के साथ क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ 2 हो गया बच्चों। अब इसके लिए खाली, चूंकि देखिए ये जो इनर्स ऑर्बिटल, ये जो हमारा डी ऑर्बिटल जो है हमारा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को ये अंदर मतलब पेयर्ड नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा क्या है, वीक लिगेंड है, ठीक है ना। वीक लिगेंड होने के कारण से जो है ये होन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को ये अपोज नहीं करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड अप नहीं कर पाएगा, जिस कारण से जो है इलेक्ट्रॉन, जो क्लोरीन से आने वाला इलेक्ट्रॉन को जो है वो आउटर ऑर्बिटल्स में देने का प्रयास करेगा, यानी 4s और 4p में देने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो एक क्लोरीन का 2 इलेक्ट्रॉन तो आ गया, लेकिन बाकी 3 क्लोरीन का 2 इलेक्ट्रॉन भी तो दो इलेक्ट्रॉन आना बाकी है ना, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन क्या आना बाकी है। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम लोग कहेंगे क्या, कितने ऑर्बिटल्स की चाहिए हमको, तो 3। देख रहे हैं हम लोग कि ये जो है हमारा एक 4s और 4p, ये क्या किया, यही मिल करके जो है लिगेंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। तो हम लोग कहेंगे क्या कि इस केस में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि एक जो है s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया हाइब्रिडाइजेशन में और 3 जो है p ऑर्बिटल। तो हम लोग कहेंगे क्या कि हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा बच्चों sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बच्चों, sp3 हो जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन। अब हम लोग बात करते हैं क्या कि हाइब्रिडाइजेशन, चलिए sp3 हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होने के बाद जो है हम लोग को और क्या देखना है, हम लोग हाइब्रिडाइजेशन देख लिए। हाइब्रिडाइजेशन देखने के बाद जो है इसका सबसे एक और इम्पोर्टेंट टर्म देखना है हम लोग को क्या, कि मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट कहने का मतलब है कि सबसे पहले बात हम लोग करेंगे कि मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे कैसे, किसी भी गिवन कंपाउंड का मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे कैसे, है ना। तो कहते हैं क्या कि मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो ये मैग्नेटिक
मोमेंट इक्वल्स टू होता है, जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, तो रूट ओवर एन इंटू एन प्लस 2 इंटू बी एम। बी एम का मतलब बोर मैग्नेट्रॉन होता है। बोर मैग्नेट्रॉन जो है वो जो मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट होता है, ठीक है, जहाँ एन जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। तो आप देखिए यहाँ पर कि 3D में जो है इस दोनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन कम है। अनपेयर्ड है, पेयर्ड मतलब जोड़ा, अनपेयर्ड मतलब जोड़ा नहीं होगा। तो एक यहाँ अनपेयर्ड है, एक यहाँ अनपेयर्ड है, या इस जगह पर अनपेयर्ड है। तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों? 2 हो जाएगी। तो आप म्यू का वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रूट ओवर 2 इंटू 2 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा? रूट ओवर 2 इंटू 4, यानी कि हम लोग कहेंगे कि क्या, रूट ओवर 6, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने के बाद जो हम लोग कहेंगे क्या क्या, इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी हम लोग पता कर लेते हैं। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? स्पिन मल्टीप्लिसिटी कहा जाता है कि रूट ओवर एस इंटू एस प्लस 1, ठीक है, रूट ओवर एस इंटू एस प्लस 1। तो ये भी निकालना बहुत आसान है। एस क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर है बच्चों। एस क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर। हम जानते हैं कि स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होता है? हाफ, चाहे वो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। तो पॉजिटिव निगेटिव तो इस बात पे बेस्ड होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो मतलब उसका डायरेक्शन के कारण से जो है उसका एस का वैल्यू पॉजिटिव हाफ और निगेटिव हाफ होता है। लेकिन कहने का मतलब है कि अगर हम लोग यहाँ पर एस का वैल्यू पता करने का प्रयास करें तो सबसे पहले हम लोग क्या देखना पड़ेगा कि हमारा कौन कौन सा इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। तो देखिए हमारा यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है? अनपेयर्ड है। तो यहाँ पे एक ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन है ना, या सिंपल ऐसा भी कह सकते हैं कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो है इस बात को डिनोट करता है कि कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है किसी भी गिवन ऑर्बिटल में, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर एस का वैल्यू जो है, यहाँ पर देखिए बच्चों ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि एस का वैल्यू जो वो क्या हो जाएगा? वो प्लस हाफ कितना हो जाएगा? 1। तो हम लोग अगर हम लोग स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट ओवर एस इंटू एस प्लस 1, तो 1 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा चलो? रूट ओवर 2, दैट मीन्स 1.414। इस तरीके से हम लोगों ने स्पिन मल्टीप्लिसिटी को निकाल लिया, मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लिया, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारा गिवन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्या है कि डायमैग्नेटिक बिहेवियर क्या है। तो पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक किस बात पर डिपेंड करता है? आप लोग जानते हैं कि अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक, और एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है तो डायमैग्नेटिक। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है बच्चों कितनी है? 2 है। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो हम लोग कहेंगे क्या कि कंपाउंड विल बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो हम लोग नेचर ऑफ कंपाउंड भी देख लिए, हम लोग हाइब्रिडाइजेशन भी देख लिए, और हम लोग फाइनली मैग्नेटिक मोमेंट भी देख लिए, और हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी देख लिए। तो जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस थे किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के रिगार्डिंग हम लोगों ने उन सारे को कैलकुलेट कर लिया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोगों ने कंप्लीटली VBT को अप्लाई कर लिया है किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पर। तो बच्चों हम लोग अपना अब अगला एग्जाम्पल लेकर के आते हैं। बच्चों सबसे पहले हम लोग छोटा सा एरर हो गया था पिछले एग्जाम्पल्स में, उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ जो मैग्नेटिक मोमेंट हम लोगों ने कैलकुलेट किया था रूट ओवर n इंटू एन प्लस 2 BM, तो हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 आया था। तो वहाँ रूट ओवर 2 इंटू 2 प्लस 2 यानी कि रूट ओवर 8। रूट ओवर 8 का मतलब क्या हो गया? 2√2 BM। हम लोगों ने इससे पहले रूट ओवर 6 लिखा था। हाँ तो ठीक है, अब हम लोग अपने नए एग्जाम्पल्स की ओर बढ़ते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स हमारा न्यू एग्जाम्पल है NiCN का होल फॉर 2-। जैसे कि मैंने बताया कि कोऑर्डिनेशन स्पेस के बाहर वाले हम लोग एटम या मॉलिक्यूल्स को हम लोग नहीं लिख रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है हम लोग VBT को डिस्कस करने में। तो हम लोग देखते हैं NiCN का होल फॉर 2- के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा बच्चों? 4, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकल, तो ऑर्गन 3D8 हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ जाएगा हमारा, क्योंकि Cn माइनस है। तो Cn का जो है हमारा यूनिडेंटेड लिगेंड है, उस पर एक नेगेटिव चार्ज होता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाएगा। तो x प्लस -1 इंटू 4 इक्वल्स टू -2 चार्ज के बराबर हो गया।
और हम लोगों ने यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 निकाल लिया है। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है तो वो मैक्सिमम Na2+ आयन का फॉर्मेशन कर सकता है। तो हम लोगों ने हम लोग नया एक इसी हम लोग बना लेते, नया इसी क्या मतलब इसी ऑफ Na2+ यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ Na2+ हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। तो जैसा कि Na2+ है तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन 4s2 में था, ये बाहर का सेल है, 4th सेल है हमारा ये। तो इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन जो हमारा यहाँ 2+ जो दिखा रहे हैं, नहीं 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला होगा तो कहाँ से निकलेगा, तो 4s में से निकलेगा। तो हमारा जो इसी जो है Na2+ है वो क्या हो जाएगा बच्चों, 4s 0 हो जाएगा और 3d 8 हो जाएगा। अब जैसा कि सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म जो हम लोग यहाँ देखने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए आप कि Cn- जो है हमारा इस कंपाउंड में, जो Cn- है, इस कंपाउंड में जो हमारा Cn- है वो क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये हॉर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को क्या करेगा, वो अपोज करेगा, है ना। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है सबसे पहले उसका काम जो होगा वो उसको पेयर्ड करना, मतलब सबसे पहले वो इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करना चाहेगा, ठीक है। और आफ्टर दैट लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर देगा वो उसके बाद एक्सेप्ट करेगा। तो Cn जो है हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। Cn जो क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो Cn सबसे पहले बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, सबसे पहले उसको अंदर वाले ऑर्बिटल में भर करके उसको पेयर्ड करने का प्रयास करेगा और आफ्टर दैट लिगेंड से आने वाले इलेक्ट्रॉन पेयर को वो अपने वैकेंट ऑर्बिटल्स में पेयर्ड करेगा। तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन जो 2 अनपेयर्ड है, सबसे पहले इस इलेक्ट्रॉन को ये अंदर वाले ऑर्बिटल में क्या करेगा, Cn- जो है वो पेयर्ड करेगा। तो हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे कि Cn- इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड सो इट कैन अल्टर द कॉन्फिगरेशन ऑफ द कोर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन बाय कॉजिंग फोर्स पेयरिंग अगेंस्ट हॉर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो हम लोगों ने क्या देखा कि सबसे पहले ये जो इलेक्ट्रॉन था हमारा, इसको सबसे पहले अंदर भेजा, तो यहाँ भेज दिया। अब इसके बाद, अब ध्यान से देखेंगे, इसके बाद जो है हम लोग देख रहे हैं क्या कि ये जो डॉटेड लाइन है वो वह इलेक्ट्रॉन है जो लिगेंड के द्वारा दिया गया है सेंट्रल मेटल एटम और आयन के वैकेंट ऑर्बिटल्स में। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारा 3d है, ये हमारा बच्चों 4s है और ये क्या है 4p है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि इनर d ऑर्बिटल भी यहाँ हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर पा रहा है। इनर d ऑर्बिटल भी हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर पा रहा है। हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि एक d, अगर हम लोग बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन का, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ NaCN का होल फॉर 2-, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा बच्चों, बहुत आसान। एक हमारा d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया तो d, एक s और 2 p, तो dsp2, dsp2। अब हम लोग बात करेंगे उसके बाद किसका, तो बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट का, क्या होगा इसका मैग्नेटिक मोमेंट। हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन पता कर लिया, अब हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट। क्या होता है, रूट ओवर n इंटू n प्लस 2, रूट ओवर n इंटू n प्लस 2। अब हम लोग देखेंगे क्या कि ये मैग्नेटिक मोमेंट इसका कितना होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए हम लोग को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या चाहिए। तो हम लोग अगर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो एक भी नहीं है। ध्यान रहे, हम लोग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ ढूंढ रहे हैं, यहाँ नहीं ढूंढेंगे बच्चों, यहाँ नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि ये हमारा एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो हमारा निकल है। वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसके साथ जो है कैसा लिगेंड है। अगर लिगेंड वीक है तो जैसा है पहले वैसा ही रह जाएगा, लेकिन स्ट्रांग है तो उसका इसी जो है चेंज कर जाएगा ड्यू टू हॉर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। जो हमारा फोर्स पेयरिंग इफेक्ट जो है वो हॉर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को क्या करेगा, अपोज करेगा, और जिस कारण से जो है जो एक्चुअल हम लोग निकल का कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं वो नहीं रह करके वो चेंज कर जाएगा। तो हम लोग हमेशा फोर्स पेयरिंग इफेक्ट को देखने के बाद जो है हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट की भी बात करते हैं। तो हम लोग कहेंगे क्या कि इस केस में n की वैल्यू जो कि वो क्या हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। तो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0bm, है ना। इसका मतलब है कि अगर n की वैल्यू 0 है तो यानी कि एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा। फाइनली हम लोग बात करते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी का, ठीक है ना। फाइनली हम लोग बात करते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी का। तो हम जानते हैं कि कैसे पता करेंगे स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो रूट ओवर s इंटू s प्लस 1। तो हम जान रहे हैं क्या कि यहाँ पे
स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालने के लिए जो है हमको एस का वैल्यू चाहिए होगा। तो एस का वैल्यू आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि एक भी हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है नहीं बच्चों, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ पर एस की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगा, 0। तो 0 × 0 + 1, यानी कि हम लोग कहेंगे स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, तो 0 इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि अब एक बात देखें कि यहाँ जो हम लोग देख पा रहे हैं कि 1 का वैल्यू +1/2 हो जाएगा, -1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 का वैल्यू +1/2 -1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 का वैल्यू +1/2 -1/2 कैंसिल आउट, 0 +1/2 -1/2 0। तो एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं होने के कारण से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसमें मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 1। अब हम लोग कहेंगे क्या कि अगर हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या आया, DsP2 आया है, तो स्ट्रक्चर बच्चों कैसा आएगा, इसका आएगा स्क्वायर प्लेनर। तो कैसा आएगा स्क्वायर प्लेनर, ध्यान से देख ले आप। तो निकेल बीच में आएगा, एक CN यहाँ, एक CN यहाँ, एक CN यहाँ और एक CN यहाँ, और इस पे क्या आएगा, 2 नेगेटिव चार्ज, इस तरीके से। तो दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ NiCN का होल फॉर 2-। तो बच्चों होपफुली मैं आशा करता हूँ कि ये बातें आप लोगों को क्लियरली समझ में आ रही होगी, क्योंकि VVT का कंप्लीट हम लोग एप्लीकेशन देख रहे हैं। अब हम लोग एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं ताकि और भी कॉन्सेप्ट हम लोगों का क्लियर हो। हाँ, एक चीज़ मैंने बताना आपको भूल गया कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन जो है वो DsP2 है, यानी कि पहले जो है d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया है हाइब्रिडाइजेशन में। तो यहाँ जो हमारा कॉम्प्लेक्स जो बनेगा, ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है NiCN का होल फॉर 2-, ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है ना, ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स NiCN का होल फॉर 2-, ये कैसा ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। तो आप बता सकते हैं कि पहले d ऑर्बिटल अगर पार्टिसिपेट किया है हाइब्रिडाइजेशन में तो इनर की आउटर, तो कॉमन सी बात है क्या होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और इससे पहले जो हम लोगों ने NiCN का होल फॉर 2- के बारे में बात किया था, वो हमारा क्या हो जाएगा, आउटर, सॉरी बच्चों ये तो हमारा इनर हो जाएगा ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, इनर ना, क्योंकि पहले d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया तो इनर है ना। और हम लोग बात करेंगे कि अगर जो हम लोगों ने इससे ठीक पहले जो एग्जांपल डिस्कस किया है NiCl का, NiCl 4 2-, तो वो हमारा हो जाएगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि वहाँ पर d ऑर्बिटल जो है हमारा पहले हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है। ठीक है, तो पहले अगर d आ रहा है तो हम लोग कहेंगे इनर d ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और बाद में अगर हमारा d ऑर्बिटल अगर हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करता है तो हम लोग कहते हैं आउटर d ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो हम लोग एक और एग्जांपल को डिस्कस करते हैं, देखते हैं बच्चों एक और एग्जांपल को हम लोग, जो हमारा एग्जांपल है NiCO का होल 4। तो हम लोग सबसे पहले उसका ऑक्सीडेशन स्टेट को हम लोग निकाल लेते हैं। तो जानते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड है हमारा ये, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तो फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट जो निकल का है वो क्या आएगा, 0 आएगा। हम लोग फिर निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑर्गन क्या हो जाएगा, ये 3D8 हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिए आप, ये 3D8 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4s2 इस तरीके से। और 4p ऑर्बिटल हमारा कंप्लीटली क्या है, वैकेंट है। अब हम लोग सबसे पहले ये सोचे कि हमारा CO क्या है, CO हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो निश्चित रूप से सबसे पहले जो है वो लिगेंड जो हमारा निकेल के आउटर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स है सबसे पहले उसको पेयर्ड अप करेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेगा, पेयर्ड अप करेगा। ध्यान से देखिए आप, यहाँ जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसको क्या करेगा बच्चों, पेयर्ड अप करेगा, मतलब बाहर के इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले वो अंदर भेजने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो इसको पेयर्ड अप सबसे पहले कराइए, क्योंकि हमारा CO क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो हमारा जो न्यू EC जो आएगा, सो न्यू EC ऑफ निकेल इन NiCO का होल फॉर बिकम्स व्हाट, तो ऑर्गन दिस। क्या दिस, कैसे क्या हुआ, समझिए बात को। सबसे पहले इस इलेक्ट्रॉन को ये अंदर भेजा, तो ये पेयर्ड हो गया। अब यहाँ पे ये खाली था, तो खाली ठीक है रहना चाहिए था, लेकिन जरूरी खाली कैसे रहेगा, क्योंकि बाहर के इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले वो अंदर पेयर्ड अप करने का प्रयास कर रहा है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को वो अंदर भेजने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ जो 4s के जो इलेक्ट्रॉन्स थे और इस इलेक्ट्रॉन को जब अंदर भेजा, तो ये जो हमारा ऑर्बिटल है वो क्या रह गया, खाली रह गया बच्चों। तो इस इलेक्ट्रॉन को वो यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। अब मैटर है कि लिगेंड के द्वारा दिए हुए इलेक्ट्रॉन को वो कहाँ एक्सेप्ट करेगा। तो जो पेयर्ड अप करने के बाद जो हमारे बाहर के इलेक्ट्रॉन थे उसको इनर d ऑर्बिटल के अंदर पेयर्ड अप करने के बाद जो वैकेंट ऑर्बिटल्स बचेंगे
और कॉमन सी बात है कि लिगेंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन को वो उसी में एक्सेप्ट करेगा। तो हम लोग देखते हैं कि फाइनल जो हमारा न्यू ईसी जो आएगा आफ्टर स्ट्रॉन्ग लिगेंड इफेक्ट, तो कुछ इस तरीके का आ जाएगा क्या, क्योंकि बाहर के इलेक्ट्रॉन को जो यहाँ जो हम लोगों ने देखा कि ये इस सारे इलेक्ट्रॉन को वो अंदर भेजने का प्रयास किया, भेज भी दिया, प्रयास नहीं किया बल्कि भेज दिया, क्योंकि हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड थी, किसी को सुनेगा नहीं, है ना। तो अंदर भेजने के बाद जो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जब नहीं भरे थे तो ये खाली हो जाएगा 4s, ये हमारा 4s खाली रह जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा 4p खाली रह जाएगा। तो ये जो हम लोग मैंने बताया भी है कि डॉटेड लाइन के द्वारा जो हम लोग दिखा रहे हैं वो हमारा लिगेंड द्वारा दिया गया इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है इसका ना, क्या जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। तो कोबाल्ट 4 है तो एक कोबाल्ट दो इलेक्ट्रॉन देगा, तो 4 कोबाल्ट सॉरी नहीं, मैं गलत हो जा रहा हूँ, कोबाल्ट नहीं बल्कि कार्बोनिल। तो हमारे यहाँ जो कार्बोनिल कंपाउंड जो है हमारा, वो एक कार्बोनिल अगर 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो 4 कार्बोनिल मिलकर 8 इलेक्ट्रॉन देगा। तो बस यहाँ दिया। अब देने के लिए उसको 8 इलेक्ट्रॉन अगर देना है तो उसके लिए कम से कम उसको 4 ऑर्बिटल जो है खाली होना चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक 4s खाली है और 3 4p खाली है। तो एक 4s में दे दिया अपना 2 इलेक्ट्रॉन, बचा 6 इलेक्ट्रॉन को वो जो है p के 3 ऑर्बिटल में क्या कर लिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। तो इस तरीके से हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि एक 4s का ऑर्बिटल और 3 जो है 4p का ऑर्बिटल जो है आपस में क्या किया, कंबाइन किया। कंबाइन करने के बाद जो है हाइब्रिडेशन क्या आ गया, sp3। तो sp3 आ गया। तो बच्चों निश्चित रूप से ये हमारा sp3 कोई भी इनर डी ऑर्बिटल हमारा जो है हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो यहाँ कॉम्प्लेक्स जो होगा हमारा वो क्या होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, शेप क्या आएगा बच्चों, टेट्राहेड्रल आएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है। आप ध्यान से देखिए, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कंपाउंड विल बी डायमैग्नेटिक इन नेचर। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो तो मैग्नेटिक मोमेंट भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट बराबर हम जानते हैं कि रूट ओवर क्या होता है, n इंटू n प्लस 2। तो जब n की वैल्यू जीरो है, अगर n की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो जीरो जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो कंप्लीटली ये वैल्यू कितने बराबर आएगा, जीरो के बराबर आ जाएगा। हम लोग सबसे पहले अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी का। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी बच्चों एक के बराबर आएगा। क्यों, क्योंकि एक भी हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो प्लस आप माइनस आप सारा का सारा एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं, आप ध्यान से देख ले, s इंटू एस प्लस 1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी यही होता है ना। तो s की वैल्यू हमको पता करना पड़ेगा। तो देखिए इस ऑर्बिटल में खोजेंगे तो s की वैल्यू जीरो, क्योंकि प्लस आप माइनस आप कैंसिल आउट करेगा, जीरो हो जाएगा। प्लस आप माइनस आप कैंसिल आउट, प्लस आप माइनस आप कैंसिल आउट, प्लस आप माइनस आप कैंसिल आउट, जीरो। अब प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसिल आउट जीरो। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि एस की वैल्यू जो है कहीं पर भी कोई भी वैल्यू हम लोग को नहीं दिख रहा है, तो एस की वैल्यू जीरो, जीरो इंटू जीरो प्लस 1 तो 1 रूट ओवर 1 का वैल्यू सिंपली हम लोग कहेंगे रूट ओवर 1, तो प्लस माइनस 1 वैल्यू हम लोग कह सकते हैं। तो हम लोग देख पा रहे हैं क्या कि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होने के केस में स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू जो होगी वो बच्चों कितने के बराबर आएगी, 1 के बराबर आएगी। तो इस तरीके से हम लोग NH2 का होल 4 भी एक हमारा एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड था, उसके बारे में भी हम लोगों ने बात कर लिया है कि किस किस तरह का इंफॉर्मेशन इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से हम लोगों को मिलता है। फिर से हम लोग एक और एग्जांपल की बात करते हैं जिसका नाम है, जिसका केमिकल फॉर्मूला है FeCN का होल 6 4 माइनस या K4 FeCN का होल 6। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि Fe का +2 आ जाएगा, क्योंकि हम लोग FeCN का होल 6 4 माइनस कहे या K4 FeCN का होल 6 कहे, दोनों बात एक ही है। हम लोग ऐसा लिख सकते हैं FeCN का होल 6 4 माइनस। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, +2 आएगा। हम लोग Fe2+ का ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो +2 है बच्चों, ध्यान से देखिए आप। तो अगर हम लोग सबसे पहले Fe का अगर हम लोग EC ऑफ Fe देखेंगे, EC ऑफ Fe तो क्या आएगा 3d6 4s2 यही आएगा ना। और इससे पहले हमारा ऑर्गन होगा। तो 3d6 था, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन क्या हुआ एक्चुअली हुआ क्या कि यहाँ चूंकि ऑक्सीडेशन स्टेट जो हमारा Fe का 2 है, तो Fe पर 2 चार्ज आएगा, यानी कि हमारा जो नया EC आएगा वो Fe2+ का आएगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कहाँ से निकलेगा बच्चों, तो बाहर वाले सेल से। तो बाहर वाला सेल हमारा ये है, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो हमारा EC ऑफ Fe2+ जो है कुछ इस तरीके से हम लोग को क्या हो रहा है, दिख पा रहा है। अब हम लोग देख रहे हैं क्या कि Cn हमारा कैसा लिगेंड है। तो Cn हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। और Cn अगर हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इस बात का ध्यान रहे, Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो सबसे पहला उसका काम होगा क्या
कि जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सबसे पहले उसको पेयर्ड करना, जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसको क्या करेगा, वो पेयर्ड करेगा। आफ्टर दैट लिगेंड से आने वाले इलेक्ट्रॉन पेयर को बचे हुए वैकेंट ऑर्बिटल में वो एक्सेप्ट करेगा। तो क्या किया बच्चों, ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे जो भी हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था उसको सबसे पहले पेयर्ड किया, तो पेयर्ड कर दिया यहाँ पे। अब पेयर्ड करने के बाद जो है आप देख पाएंगे कि डी का 2 ऑर्बिटल वैकेंट रह जाएगा, इनर डी ऑर्बिटल का 2 ऑर्बिटल वैकेंट रह जाएगा, और एक एस का और 3 पी। ठीक है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 के बराबर है। 6 हमारा लिगेंड है तो 6 के बराबर। अब हमारा जो साइनाइड यानी कि CN जो है हमारा यूनिडेंटेड लिगेंड है। तो देखिए, अब ध्यान से देखें कि सबसे पहले जो सबसे पहले जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसको पेयर्ड करेंगे। तो जब इस सारे को पेयर्ड करने के बाद जो है हमारा 2, ये जो है बाहर का 2 जो है डी ऑर्बिटल है वो क्या हो जाएगा, वैकेंट रह जाएगा। तो अब इसका मतलब है कि 2 इनर डी ऑर्बिटल जो बचा वो भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि जो लिगेंड द्वारा आने वाला इलेक्ट्रॉन है सबसे पहले जो बचे हुए सबसे पहले जो बचे हुए हमारे ऑर्बिटल्स होंगे वो आपस में क्या होंगे, हाइब्रिडाइज्ड होंगे, है ना। और हाइब्रिडाइज होकर यानी कि जुड़ करके कंबाइंड करके जो है एक नया सेट ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, उसको हम लोग कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो यानी कि इसको जब हम लोग पेयर्ड अप करेंगे, इन सारे इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड अप करेंगे, तो बाहर का ये जो हमारा 2 ऑर्बिटल है ये हमारा क्या हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा। इसका मतलब ये 2 वैकेंट ऑर्बिटल्स भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, मीन्स लिगेंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन को वो उस इनर डी ऑर्बिटल में भी एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देख पा रहे हैं क्या कि यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि हमारा 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला हमारा कंपाउंड है CN जो है हमारा यूनिडेंटेड लिगेंड, यानी कि इसका एक ही डोनर साइट होगा। तो एक डोनर साइट के साथ जो है यानी कि एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 6 लिगेंड है, 6 CN है तो 6 दूना 12 इलेक्ट्रॉन देगा। तो उसके लिए जो है 6 ऑर्बिटल्स खाली होने चाहिए। तो हम लोग देख भी पा रहे हैं कि 2 हमारा इनर डी ऑर्बिटल, एक S और 3 P। इसका मतलब है कि जितना भी बचा हुआ हमारा डी ऑर्बिटल है, S ऑर्बिटल और P ऑर्बिटल है, वो कैसे भरेगा, तो लिगेंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन को। तो 2 डी ऑर्बिटल खाली होने के कारण 4 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पेयर अप कर लिया, यानी कि भर लिया 2 CN माइनस से, और एक CN माइनस जो है S ले लिया इलेक्ट्रॉन को, और 3 P ऑर्बिटल जो है हमारा 3 CN माइनस द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लिया। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि 2 D पार्टिसिपेट कर रहा है तो D2, एक S पार्टिसिपेट किया तो S, और 3 P पार्टिसिपेट किया तो D2sp3। इस हिसाब से इसका शेप क्या आ जाएगा बच्चों, ऑक्टाहेड्रल आ जाएगा। और ऑक्टाहेड्रल के साथ क्योंकि इनर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन में, तो हमारा कॉम्प्लेक्स क्या होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब चूंकि हम लोग देख पा रहे हैं कि एक भी हमारा यहाँ पे क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कंपाउंड क्या होगा, हमारा डायमैग्नेटिक होगा। डायमैग्नेटिक कंपाउंड होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, 0 के बराबर आएगा। और हम लोग जानते हैं कि इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी जो होगी वो कितने के बराबर आ जाएगी, 1 के बराबर, है ना। और कुछ हमारा स्ट्रक्चर जो होगा वो इस प्रकार का हो जाएगा। तो होपफुली आप लोगों को आज का ये क्लासेस समझ में पूरा आया होगा। तो आप लोग इस सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, और मैं कुछ क्वेश्चन को टेलीग्राम कर दूंगा, तो आप उन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों से बन जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, हम लोग अगले क्लासेस में एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे, है ना। तो थैंक यू।